नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत चल रही है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी की आपकी पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक हमारा 4 चल रहा है, नाम है जलवायु। और इस जलवायु वाले अध्याय में हम भारत की जलवायु की चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें आप अब तक इन बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। जलवायु और मौसम क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इनको नियंत्रित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी कि जलवायु का नियंत्रण किन कारकों से होता है, आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, वे कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और शीत ऋतु की विशेषताएं। हमने लास्ट वीडियो में शीत ऋतु को पढ़ा था। हमने आपको बताया कि हम भारत की जलवायु को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए पूरे साल को विभिन्न ऋतुओं में विभाजित करेंगे। जैसे आपके महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उन महीनों की विशेष जलवायुविक दशाएं, मौसमी दशाएं होती है। उन दशाओं के आधार पर भारत को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। उनमें आती है आपके शीत ऋतु आती है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, जिसे आप मानसून की ऋतु कहते हैं, मानसून आगमन की ऋतु कहते हैं, और उसके बाद में मानसून वापसी की ऋतु आती है, जो कि शरद ऋतु टाइप की ऋतु होती है। इस प्रकार की हमने 4 मौसम में 4 आपके ऋतुएं होती है। इन एक-एक ऋतुओं की जब हम विस्तार से चर्चाएं कर लेंगे, तो हम भारत की जलवायु को बहुत ही विस्तार से समझने में आपके समझने ये आप भारत की जलवायु को बहुत ही विस्तार से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शीत ऋतु की हम बहुत सी विशेषताएं हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु चक्रवाती विक्षोभ। अब शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ क्या होते हैं, इन चक्रवाती विक्षोभों की हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। अब तक देखिएगा, आपने पढ़ा कि शीत ऋतु के समय में आपके तापमान कम रहता है, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं हम, यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चलते हैं, तो तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे दक्षिण भारत में चेन्नई का तापमान आपके 22 डिग्री सेल्सियस रहता है शीत ऋतु में, तो उसी समय उत्तरी मैदानों में हम चलते हैं तो तापमान 15 से 20 डिग्री मिलता है, 10 से 15 डिग्री तक मिलता है। फिर आप और अधिक उत्तर दिशा में जाते हैं, लद्दाख में चलते हैं, तो वहां पर द्रास में रात्रि का तापमान -45 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर की तरफ चलते चलते तापमान में लगातार परिवर्तन आता जाता है। लेकिन आपके जैसे तटीय क्षेत्रों में ये परिवर्तन आंतरिक भागों में अधिक आता है। तटीय क्षेत्रों में जैसे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, तो वहां पर शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, तापांतर इनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में वर्षण के प्रारूप में परिवर्तन जरूर आता है। जैसे जैसे कोरोमंडल तट है, तो वहां पर आपकी शीत ऋतु में वर्षा होती है। बाकी तटीय क्षेत्र है, चाहे उत्तरी सरकार तट लो, मालाबार तट लो, कन्नड़ तट लो, आपके कोंकण तट लो, या फिर आपके गुजरात का काठियावाड़ तट ले लो, यहाँ पर वर्षा हमेशा शीत ऋतु में नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इस प्रकार से आपके इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब शीत ऋतु में जब वर्षा की बात आती है, तो हम कहते हैं कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। लेकिन हमने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अलावा कुछ चक्रवातीय वर्षा भी होती है। और वो वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, उसी वर्षा की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और वो वर्षा होती है आपके इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, जिन्हें आप पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। इन्हें आपको नाम दे रखा है, आपको पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जिसे आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। इनकी उत्पत्ति कहां पर होती है, तो इनकी उत्पत्ति आपका एक शब्द आता है भूमध्य सागर। ये इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में, और हमेशा शीत ऋतु में इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये भारत में प्रवेश कैसे करते हैं, भूमध्य सागर तो हमारे से बहुत दूर है, तो भूमध्य सागर हमसे बहुत दूर है। कहां, कितना दूर है, तो ये भारतीय क्षेत्र है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कैस्पियन सागर, और उसके बाद में आपके अरब प्रायद्वीप इधर, और फिर यहाँ पर भूमध्य सागर आता है। इतनी अधिक दूरी है, तो ये भारत में प्रवेश कैसे करती है, तो इनकी भारत में एंट्री होती है पश्चिमी पवनों के साथ में। ये पश्चिमी पवनें कौन सी होती है, ये पश्चिमी पवनें होती है आपके ऊपरी वायु परिसंचरण वाली। ऊपरी वायु परिसंचरण, जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में 3 कारक होते हैं, जिनमें से एक मैंने आपको ऊपरी वायु परिसंचरण बताया था।
ऊपरी वायु परिसंचरण, जिसमें हमारे जैसे पृथ्वी धरातल से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके पवने चलती है, वह पवने आपके पश्चिम से पूर्व की ओर पवने चलती है शीत ऋतु में, जिन्हें आप कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये कहलाती है, क्या कहलाती है? जेट धाराएं कहलाती है। जेट धारा कहो या फिर आपके जेट स्ट्रीम कहो, एक ही बात है। जेट स्ट्रीम ये पवने क्या होती है कि एक विशालकाय धारा के रूप में, जैसे जल धारा चलती है ना समुद्र में, उसी प्रकार से ऊपरी क्षोभ मंडल में ये पवने आपके एक धारा के रूप में अत्यधिक तीव्र गति से चलती है। इनकी गति कितनी होती है? आपके 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की इनकी गति रहती है। तो ये जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में पवने चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्षोभ मंडल वाली जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धाराएं है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले इन चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करती है, भारत की ओर लेकर आती है, और इनकी में जो आर्द्रता होती है उनकी वजह से भारतीय क्षेत्र में वर्षा होती है। अब ये तो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर ये चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, तो आप इनकी थोड़ी सी आप विशेषता देखिए कि भाई चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं। आप देखते हैं, जब आप विश्व का मानचित्र देखते हैं या फिर आप ग्लोब देखते हैं, तो आप यहां पर देखते हैं कि एक महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है? कुछ इस प्रकार से आपको अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको अफ्रीका महाद्वीप का एक क्षेत्र दिखाई देता है। यहां पर आपको अरब प्रायद्वीप वाला भाग दिखाई देता है। फिर यहां पर आपको ईरान का क्षेत्र दिखता है, फिर पाकिस्तान का क्षेत्र दिखता है, और उसके बाद में यहां पर आपको भारतीय क्षेत्र आपको नजर आता है। ये यहां पर भारत है, यहां पर आपको पाकिस्तान नजर आता है, फिर यहां पर आपको ईरान नजर आता है, यहां पर आपको फिर आपके मध्य एशिया के क्षेत्र आ जाते हैं, और फिर यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको यूरोप का क्षेत्र नजर आता है। कौन सा क्षेत्र नजर आता है? यहां पर आपको यूरोप का क्षेत्र नजर आता है। ये यहां पर आ जाता है यूरोप, और इनके बीच में यहां पर ये आपके यूरोप, और ये आ जाता है यहां पर अफ्रीका, ये यहां पर आ जाता है अरब प्रायद्वीप यानी कि अरब क्षेत्र, और इनके बीच में ये एक जलीय क्षेत्र आ जाता है जिसे आप कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं इसे? इसे आप नाम देते हैं भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में कुछ चक्रवात बनते हैं, और वह चक्रवात कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये चक्रवात कैसे निर्मित होते हैं, तो इनको आप रटना नहीं है, इनकी मैं निर्माण प्रक्रिया आपको बता रहा हूं कि कैसे निर्मित होते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ पवने आती है, जैसे अफ्रीका का जो यहां पर क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? अफ्रीका का, ये अफ्रीका का है सहारा मरुस्थल। क्या है? अफ्रीका में यहां पर आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसे आप सहारा मरुस्थल कहते हैं। इस मरुस्थल में आपके गर्म पवने चलती है। कैसी पवने चलती है? यहां पर आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर ये पवने चलती है, और ये पवने रहती है गर्म पवने। दूसरी तरफ है आपका यूरोप वाला क्षेत्र, और इस यूरोप वाले क्षेत्र से आपके पवने चलती है भूमध्य सागर की ओर। ये पवने कैसी रहती है? ये पवने रहती है ठंडी पवने। ये गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की पवने यहां पर आकर आपस में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? तो ये यहां पर आपके ये पवनों का मिलन हो जाता है, गर्म और ठंडी पवनों का। इनके मिलन होने की वजह से यहां पर आपके एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, एक चक्रवात की स्थिति बन जाती है, जिसमें शीत और उष्ण दोनों पवने रहती है। ये तो उष्ण पवने और ये शीत पवने, दोनों पवने मिलकर आपके एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना लेती है, और इस प्रकार का जो ये चक्रवात बनता है, इसे आप कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस प्रकार से भूमध्य सागर के ऊपर यह चक्रवात बन जाता है। अब भूमध्य सागर के ऊपर यह बना हुआ चक्रवात है, यह चक्रवात यहां से गति करते हुए इस भारतीय क्षेत्र की ओर आ जाता है। अब यहां पर कैसे आता है, तो इसको जानने के लिए आप देखिएगा, इस प्रकार से यह चक्रवात यहां पर बना हुआ है। कहां बना है? यह चक्रवात बना है आपके यहां पर इस भूमध्य सागर में। यहां से आपके ठंडी पवने आई, यहां से गर्म पवने आई, ये आपस में मिलकर यहां पर एक चक्रवात बना लिया। ये चक्रवात बना लिया। अब यहां पर देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर यहां पर क्या चलती है? यहां पर चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर जेट धाराएं। क्या चलती है? जेट स्ट्रीम चलती है, जो भूमध्य सागर के क्षेत्र से मध्य एशिया के ऊपर से होता हुआ आपके भारत के इस हिमालय क्षेत्र की ओर जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। ये जेट धाराएं इन पश्चिमी चक्रवातों को, जिन्हें आप पश्चिमी विक्षोभ कह दो या फिर इन्हें आप
पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी चक्रवात के दो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के दो एक ही बात होती है। ये चक्रवात जेट स्ट्रीम धाराओं के द्वारा भारतीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। अब यहां से आपके भूमध्य सागर से ये अपने अंदर आर्द्रता भर के रखते हैं। फिर आगे चलते हैं तो बीच में आपकी एक कैस्पियन सागर झील आ जाती है। कैस्पियन सागर झील जो कि आपके रूस के क्षेत्र के पास में, रूस, अजरबैजान, ईरान, इनके पास में कैस्पियन सागर झील है। यहां पर आपके ईरान की, यहां पर फारस की खाड़ी है। क्या है यहां पर आपके फारस की खाड़ी है। तो यहां से फारस की खाड़ी से, कैस्पियन सागर से, यहां से भी ये बीच में आर्द्रता ग्रहण करती जाती है। आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये पौने ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए हिमालय क्षेत्र की ओर आ जाती है। हिमालय क्षेत्र की ओर आती है तो यहां पर आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे यहां पर आपका राजस्थान है, यहां पर आपके पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर यहां पर उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये आपके आर्द्र पवने प्रवेश करती है। और ये आर्द्र पवने यहां पर प्रवेश करते हुए यहां से आपके काफी अधिक मात्रा में वर्षा करती है और ये भारत में शीतकालीन वर्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये पवने यहां से आपके कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। फिर यहां पर आपके जेट स्ट्रीम धाराओं की वजह से हिमालय क्षेत्र की ओर अग्रसर होती है। रास्ते में आपके कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से आर्द्रता और ग्रहण कर लेती है और फिर आपके ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा करती है। अब ये वर्षा किस प्रकार की होती है? वर्षण, देखो वर्षण दो प्रकार से होता है भारत में। वर्षण की बात आती है ना, तो वर्षण देखो एक तो होता है आपके जल बूंदों के रूप में और एक होता है हिम कणों के रूप में। जो जल बूंदों के रूप में होता है उसे तो वर्षा कहते हैं और जो हिम कणों हिम के रूप में होता है उसे हिमपात कहते हैं या फिर बर्फबारी कहते हैं और दोनों को संयुक्त रूप में वर्षण कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जहां पर वर्षण लिखा होता है ना उसमें जल बूंदें भी हो सकती है और हिमपात भी हो सकता है। अब जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें हिमपात होता है। पर्वतीय क्षेत्र बोले तो जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, यहां पर हिमपात होता है। हिमाचल प्रदेश के जो आपके अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर उत्तराखंड में हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहां पर क्या होता है? हिमपात होता है और सर्वाधिक हिमपात यहां पर जम्मू कश्मीर में होता है। मैदानी क्षेत्रों में इनसे वर्षा होती है। कौन से क्षेत्रों में होती है वर्षा? तो मैदानी क्षेत्रों में आप इनकी वर्षा देखेंगे तो यहां पर आपको वर्षा मिलेगी आपके पश्चिमी राजस्थान में। कहां मिलेगी? सर्वाधिक आपको इधर सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होगी। फिर यहां पर आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में यहां से काफी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। अब इस वर्षा के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। कौन सा शब्द? महावट या महावट। विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और ये मावट शब्द सर्वाधिक राजस्थान में प्रचलित है। ये मावट क्या है? जो शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उस वर्षा को मावट नाम दिया जाता है। जैसे जैसे हम काम में लेते हैं ना, जैसे मानसून पूर्व वर्षा के लिए जो आपके मालाबार तट पर जो आम की फसल वाले क्षेत्र में, आम के बागानों के क्षेत्र में जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। कॉफी के बागानों में जो वर्षा होती है केरल, कर्नाटक में, उसे हम फूलों की बौछार या चेरी ब्लासम कहते हैं। इसी प्रकार काल बैसाखी, बारदोली, छीड़ा, ये मानसून पूर्व की वर्षा के क्षेत्रीय नाम होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों या फिर पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को मावट नाम दिया जाता है। ये मावट जो शीत ऋतु में होती है रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। अब रबी की फसलों के लिए क्यों? शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उत्तरी भारत में उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। अब रबी की फसलें कौन कौन सी आती है? उन फसलों में आपके सबसे प्रमुख फसल आती है सरसों। जो कि आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये सरसों का फोटो है। ये जो आपको फूल दिखाई दे रहा है ये कैसा फूल है? ये सरसों के फूल है। एकदम पीले पीले सुनहरे खेत देखने को मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाते हो तो शीत ऋतु में आपको सरसों के ऐसे लहराते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसे दृश्य कई बार आप बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखते हैं। उनको आपके यहीं पर आपके इनके खेत खलियानों में, पंजाब वाले क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्रों में जाकर आपके फिल्माया जाता है। तो यहाँ पर सरसों है, गेहूं है, चना है। ऐसी आपके शीतकालीन जो रबी की फसलें होती है इन फसलों के लिए ये शीतकालीन महावट है वो ये अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए इन्हें महावट को आपके
जो ये वर्षा होती है इन्हें सुनहरी बूंदें कहा जाता है, या फिर इन्हें कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स क्या होता है? जो शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे आपके रबी की फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, जो सरसों, गेहूं, चना इनके लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। जितनी भी शीतकालीन फसलें होती है इनके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होती है ये वर्षा। अब देखिएगा, ये तो बात आ गई उत्तरी भारत की। हमने उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों की बात की। शीत ऋतु की हमने उत्तर भारत के संदर्भ में तमाम विशेषताएं आपको इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दी है। अब इसके साथ ही आपके प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु के समय किस प्रकार की मौसमी दशाएं रहती है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो आपका कर्क रेखा के दक्षिण का भारत है, जिसके 3 और समुद्री क्षेत्र है, यहां पर आपके स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होती है। उसका कारण क्या है? कारण उसका यही है कि इस क्षेत्र में, कारण यही है कि इस क्षेत्र में आपके 3 और समुद्री क्षेत्र हैं, तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर यहां पर आपके समकारी जलवायु रहती है। यहां पर क्या रहती है? यहां पर आपके समुद्री समकारी जलवायु है। और जहां पर समुद्री समकारी जलवायु रहती है तटीय क्षेत्रों पर, वहां पर आपके स्पष्ट ऋतु विभाजन कभी नहीं होता है। तो यहां पर स्पष्ट शीत ऋतु का विभाजन इन तटीय क्षेत्रों में नहीं होता है। जैसे जैसे इन तटों से आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं तो कुछ कुछ आपके शीत ऋतु के लक्षण देखने को मिलते हैं, और शीत ऋतु के सर्वाधिक लक्षण तो यहां पर उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं, जहां पर स्पष्ट शीत ऋतु होती है। क्या होती है? स्पष्ट ऋतु विभाजन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, शीत ऋतु की प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तापमान में आपके ऋतु के अनुसार ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। केवल और केवल प्रायद्वीपीय भारत में तटीय क्षेत्रों में वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे यहां पर कोरोमंडल का तट है, तो यहां पर शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से वर्षा हो जाती है। बाकी तटीय क्षेत्र है तो इन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से कहीं पर भी वर्षा नहीं होती है। जैसे आपकी ग्रीष्म ऋतु आएगी तो बाकी तटीय क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत में शीतकाल की प्रमुख विशेषताएं होगी, जिसमें हमने पवनों की स्थिति देखी, तापमान देखा, वायुदाब देखा और आपके वर्षा का प्रारूप और वितरण देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया। तो आपका वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहता है, यानी कि आपने इसमें क्या सीखा है। तो आपने इसमें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का भारत में क्या प्रभाव रहता है, ये चक्रवात भारत में किस प्रकार से एंट्री करते हैं, इनसे कहां पर वर्षा होती है, कहां पर आपके हिमपात होता है, इनका क्या प्रभाव रहता है, फसलों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होती है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चाएं की और आप अच्छे से इनको समझ पाए हैं। तो अब आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शीतकाल की वर्षा होती है, याद रखना आपको उत्तरी पश्चिमी भारत पूछा है, उस वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, और ये चक्रवात उत्पन्न कहां पर होते हैं? ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं आपके भूमध्य सागर पर। कहां पर उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर पर ये उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट धाराओं की वजह से भारत की ओर प्रवेश करते हैं। अब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से वर्षा कहां पर होती है? तो यह वर्षा होती है आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। कहां पर होती है यह वर्षा? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट के अलावा संपूर्ण भारत में, और यह वर्षा होती है आपके मानसून से ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में इनसे वर्षा नहीं होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं और इनसे तटवर्ती क्षेत्रों में और कुछ आंतरिक क्षेत्रों में भी वर्षा देखने को मिलती है। अगला सवाल, महावट क्या है? महावट या मावट क्या है? इसे आपको इस प्रकार से भी शब्द देखने को मिलता है, दोनों रूप एक ही होते हैं। ये क्या है? शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों की वर्षा, हिमपात, मानसून पूर्व वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, मावट का मतलब है कि जो शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है ये मावट कहलाती है, और ये वर्षा किससे होती है? ये वर्षा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, और ये चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों से हिमपात भी होता है, जो आपके
पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, आपके हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आपके क्या होता है, हिमपात होता है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपके जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है उस वर्षा को नाम दिया जाता है मावट। हिमपात को मावट नहीं कहते, केवल वर्षा को मावट कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसी के साथ शीत ऋतु की सारी विशेषताएं कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा मैटर अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपके ज्ञान वर्धन में और आपकी एग्जाम की तैयारी में सहायता करेगा। अगर ऐसा है तो आप अपने साथियों के साथ में भी इसे प्रेषित करते रहना। हम मिलते हैं आपके इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।